नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 39। तो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात अनुच्छेद 51 में की गई है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। 2 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1951 में, 1926 में, 2015 में। तो चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुई थी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अगस्त 1926 को हुई थी। यूपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। यानी जेपी कृपलानी संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, रूस। तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल की व्यवस्था ली गई है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत ली गई है। और ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता ली गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 24 जनवरी 1950 को। तो संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण की। यानी संविधान अपना बना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। 5 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष
और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। तो प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। एक्सप्लेनेशन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाई गई और इसी अधिनियम के द्वारा राजनीतिक दल बदल को संविधान की 10वीं अनुसूची में रख दिया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 86वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है 86वां संविधान संशोधन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में पारित हुआ। इसके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में पंचायती राज को जोड़ दिया गया और पंचायती राज को 11वीं सूची में रख दिया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा संविधान में शहरी नगर निकाय को जोड़ दिया गया और शहरी नगर निकाय को 12वीं अनुसूची में रख दिया गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, निर्वाचित लोकसभा सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मात्र 6 राज्य में विधान परिषद मौजूद है। बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है, उत्तर प्रदेश में 100 है, महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 40 है।
वर्तमान समय में कश्मीर की विधान परिषद को ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ विधान परिषद सदस्यों की संख्या 36 था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको ख़त्म कर दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं है। तो राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम निर्वाचित होने की सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, कोई सीमा नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना जरूरी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, केंद्रीय कानून मंत्री के पास? तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार सांसद के पास है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में, भाग 2 में, भाग 4 में, भाग 5 में? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भाग 2 में नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के संबंध में उल्लेखित किया गया है, माने मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 5 में है संघ के बारे में उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दी गई है। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो ये होगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 9, 10, 11, 12। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। यानी 2002 से पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 था और 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, तो अभी प्रेजेंट टाइम में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है?
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 354, तो होगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं या राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। 7 जुलाई 1951 को पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। 26 अक्टूबर 1962 को जब चीन से युद्ध हुआ था, दूसरा 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और तीसरा हुआ था 25 जून 1975 को जब देश में आंतरिक, यह 1975 में लगा था, देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और 2 लगा था, एक लगा था चीन के साथ युद्ध हुआ था, दूसरा लगा था आपातकाल जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तीसरा लगा था जो देश में आंतरिक गड़बड़ी हुई थी उस समय लगा था 75 में तीसरा आपातकाल। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद की अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी बीमा समिति। तो ये होगा प्रकलन समिति। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। प्रकलन समिति के अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के होते हैं, जो सत्ता में होता है वहीं प्रकलन समिति के अध्यक्ष भी होता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 7 होते हैं लोकसभा के, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है। प्रकलन समिति का अध्यक्ष जो सत्ता में होता है वो सत्ता दल के लोग अध्यक्ष होते हैं, और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। 16 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन 1957 में किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवी के राय समिति, एलएम सिंधवी समिति। तो पंचायती राज के सुधार के लिए, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। 1985 में पीबी के राय समिति का गठन हुआ था। 1986 में एलएम सिंधवी समिति का गठन किया गया था। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में, 1952 में, 1945 में, 1937 में। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष लॉरेंस पैथिक था। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त को और नागासाकी भी गिराया था परमाणु बम 9 अगस्त को। 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ और बर्मा ब्रिटिश राज से स्वतंत्र हुआ 1948 में।
18 नंबर क्वेश्चन है 1975 में किस रियासत को भारत संघ में विलय किया गया? 1975 में किस रियासत को भारत संघ में विलय किया गया? गुजरात, गोवा, सिक्किम, तेलंगाना। सिक्किम होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन हुआ। 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ। 16 मई 1975 को सिक्किम रियासत को भारतीय संघ में विलय किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। 1 नवंबर 2000 को छत्तीस राज्य का गठन हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, 1992 में, 2004 में, 2003 में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। एक्सप्लेनेशन देते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना 2003 में हुई थी। कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 1975 में हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो लोकसभा के सबसे अधिक सीट है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28। 21 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के सभी न्यायालय, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 14। तो होगा 12। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान की द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के संबंध में वर्णन किया गया है और 10वीं अनुसूची में भारतीय 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, पर राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है, जब चाहे जितना दिन तक वह उसके पद पर बने रहने दे सकता है। यानी यह राज्यपाल की कितना दिन रहेगा पोस्ट पर अपने, यह पूरा का पूरा डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। लेकिन आमतौर पर अगर एग्जाम में पूछता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है। वो जब चाहेगा राष्ट्रपति हटा सकता है, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। राज्य सरकार का अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है या नहीं देता है।
24 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसका शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। और शपथ की आवश्यकता नहीं होती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के आम सदस्यों के रूप में शपथ लेता है। जिसे आम सदस्य लेते हैं शपथ, उसी तरह लोकसभा अध्यक्ष भी लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा के गठन के बाद खाली करता है। जब तक अगला लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाता तब तक ये अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। यानी अगर वोटिंग में 50 इधर है 50 इधर है, तो जिधर देगा उधर सरकार बनेगा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्रीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के प्रत्येक कार्रवाई में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी विषयों पर परामर्श देने वाला अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है।